Assalamualaikum everyone. Today we will discuss 4.2 section which is data type in data science. Okay, let's start. In data science, data can be mainly classified into two main types. अब data science में क्या होता है कि data को दो types में divide किया जाता है, which are qualitative data and quantitative data. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि what is qualitative और categorical data. क्वालिटेटिव डाटा वो डाटा होता है जिसमें और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या ग्रुप्स होते हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है, उनकी क्वालिटीज़ को या उनकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया जाता है। मतलब कुछ भी इसमें वर्ड्स होते हैं, नंबर्स नहीं होते, कांट बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर्स। क्वालिटेटिव डाटा को हम लोग नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अब जिस तरीके से कलर है कि एक बुक है, एक ऑब्जेक्ट है, हम उसका कलर फाइंड आउट करना है कि इसका कलर क्या है। तो उसका आंसर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, ब्लू कलर की वो बुक है तो उसका आंसर होगा ब्लू। अब इस व्यू को हम लोग नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और क्वालिटेटिव डाटा का काम यही होता है कि वो ऑब्जेक्ट की करेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज को डिफाइन कर रहा होता है। इसी तरीके से प्लेसेस हैं। अब प्लेसेस कोई भी प्लेस हो सकती है, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद। जेंडर मेल फीमेल। सिटी कोई भी सिटी हो सकती है। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। तो ये सब इनके जो आंसर्स होंगे या इनके अंदर जो एग्जांपल्स आती हैं वो वर्ड में आती हैं। ठीक है, वर्डिंग होगी कोई ना कोई। फर्दर क्वालिटेटिव डाटा की टू टाइप्स होती हैं। The first one is ordinal data and the second one is nominal data. Okay, क्या डिफरेंस है इनमें? ऑर्डिनल डाटा में क्या होता है कि ना एक स्पेसिफिक ऑर्डर या रैंक होता है। फॉर एग्जांपल, किसी के सब टेस्ट ग्रेड्स हैं, उसमें हम लोगों ने रैंक करना है कि फॉर एग्जांपल एक जिसके हाईएस्ट मार्क्स है उसका ए ग्रेड है, इसी तरीके से बी ग्रेड है। हमने इसी तरीके से डिफाइन कर दिया। हम लोगों ने उसको जो टेस्ट है कि इसके 50 में से 25 मार्क्स आए हैं, हमने उस तरह से उसको डिफाइन नहीं किया, बल्कि हमने उसको ग्रेड्स दे दिए। ठीक है, एक रैंक दे दी है। यूज अ स्केल और मेजर टू ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, स्केल या मेजर दिया जाता है ग्रुप डाटा को। अब जिसे कैसे यहाँ पे है टेस्ट ग्रेड ए बी सी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो टेस्ट टेस्ट थे उसको हम लोगों ने ग्रेड्स दे दिए। इसी तरीके से इकोनॉमिक स्टेटस है। ठीक है, हमने बता दी कि इसका इकोनॉमिक स्टेटस लो है, मिडिल है, हाई है। ये रैंकिंग होगी। इसी तरीके से मिलिट्री रैंक्स होते हैं। नेक्स्ट है नॉमिनल डाटा। नॉमिनल डाटा में क्या होता है कि कोई ऑर्डर और रैंकिंग नहीं होती, और इसकी जो कैटेगरीज होती हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक आइटम जो है वो एक टाइम पे एक ही कैटेगरी के साथ बिलोंग कर सकता है। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन ये है कि आपने कैसे ट्रैवल किया। ठीक है, किसके थ्रू आपने ट्रैवल किया। अब आप ये तो नहीं बोलेंगे कि मैंने ट्रेन के थ्रू भी ट्रैवल किया है एट अ टाइम और बस के थ्रू भी किया है। अब ये एक ही कैटेगरी के दोनों हैं, मतलब किस तरीके से एक कैटेगरी के हैं कि दोनों जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कैटेगरी से लिंक इनका है। राइट। अब एक मतलब हम लोग जो है एट अ टाइम एक आइटम चूज कर सकते हैं। ठीक है, जो एक ही कैटेगरी से बिलोंग करें। अब ये दोनों एक ही कैटेगरी से बिलोंग करें, मतलब ट्रांसपोर्टेशन से बिलोंग करें, तो हम एट अ टाइम एक ही कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है। मतलब आपसे पूछा जाए कि आपका जेंडर क्या है। ठीक है, अब आप जो है वो ये नहीं बोलेंगे कि मेरा जेंडर मेल भी है, मेरा जेंडर फीमेल भी है। आप एक आइटम को चूज करेंगे क्योंकि ये एक कैटेगरी के साथ बिलोंग करेंगे, जेंडर कैटेगरी से मेल और फीमेल बिलोंग करेंगे। ओके, इसकी एग्जांपल है ट्रांसपोर्टेशन टाइप, कार, बस, ट्रेन। ठीक है, अब आप ट्रांसपोर्टेशन टाइप आ रही है, ये एक ही कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आप एट ए टाइम एक कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से सिटी नेम है। फॉर एग्जांपल, आप कहाँ रहते हैं, आप दो सिटीज के नेम नहीं लेंगे। इसी तरीके से जेंडर है, मेल या फीमेल, आप एक ही आइटम को चूज करेंगे। कलर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार आपसे पूछा जाए कि जो कार है उसका कलर क्या है। ठीक है, तो आप ब्लैक कलर है, व्हाइट कलर, तो आप एट ए टाइम एक कलर चूज करेंगे। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव डाटा और न्यूमेरिकल डाटा। अब ये जो डाटा होता है ये नंबर्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके ऊपर कुछ भी मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस या कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइट है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कहा जाए कि इसकी हाइट कितनी है, 6.5 फीट। ठीक है, अब ये जो डाटा था ये किस फॉर्म में है? ये नंबर्स की फॉर्म में है। वेट पूछा जाए, ये भी नंबर्स की फॉर्म में होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर एग्जांपल पूछा जाए कि आपकी क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 30, 40 समथिंग लाइक। आगे है प्राइस ऑफ आइटम्स। ठीक है, ये भी नंबर्स की फॉर्म में होगा। टेम्परेचर, ठीक है, 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये भी नंबर्स की फॉर्म में होगा। अब क्वांटिटेटिव डाटा को आगे फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट डाटा एंड द सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस डाटा। डिस्क्रीट डाटा कौन सा होता है? डिस्क्रीट डाटा में जो वैल्यूज होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, और ये काउंटेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि से यहाँ पे
45। ठीक है, इसकी फिक्स वैल्यू होगी। और ये आगे फर्दर डिवाइड भी नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, इसकी फिक्स वैल्यू होगी कि इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं। इसी तरीके से पूछा जाए कि कितने टिकट सोल्ड हो चुके हैं, तो उसका भी एक स्पेसिफिक आंसर होगा। प्रोडक्ट रिव्यूज क्या है, मतलब यहाँ पे जो है वो फिक्स वैल्यूज होती हैं और काउंटेबल होती हैं। जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो काउंटेबल है। लेकिन कंटिन्यूअस डेटा में ये होता है कि ये जो है वो उसमें फिक्स वैल्यूज नहीं होती, इसके अंदर रेंज होती है। ठीक है, रेंज भी होती है, और इसमें जो आंसर होता है वो पॉइंट में आंसर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूछा जाए कि टेम्परेचर कितना है, ठीक है, तो पॉइंट में आंसर आएगा कि 37.5 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर किस में होता है, एक तो पॉइंट्स में होता है, ठीक है, और रेंज में होता है। कैन टेक एनी वैल्यू विद इन रेंज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पूछा जाए कि आज पूरे दिन का टेम्परेचर क्या था, ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे लाइक कि 35.7 डिग्री टू 40 डिग्री। ठीक है, आज का टेम्परेचर है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं टेम्परेचर की। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी है वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज। ठीक है, इसका आंसर भी क्या होगा कि जो न्यू बॉर्न बेबीज है उनका जो वेट होता है वो तकरीबन 7.5 to 10 kg होता है। इस तरीके से इसका आंसर होगा। फिर इसी तरीके से विंड स्पीड, हवा की स्पीड कितनी है, वो उसकी भी एक प्रॉपर रेंज होगी। आगे है जो कंटिन्यूस डाटा, उसको फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू, सबसे पहले है इंटरवल स्केल में, इंटरवल स्केल डाटा में और रेशियो स्केल डाटा में। अब इनमें क्या डिफरेंस है, जो इंटरवल स्केल डाटा होता है उसका जो डिफरेंस होता है ना वो मतलब इक्वल होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर 20 होगा, 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है, को हम लोग अगर माइनस करें 10 डिग्री सेंटीग्रेड से तो इसका आंसर आएगा 10। इसी तरीके से अब 10 को हम लोग माइनस करेंगे 0 से तो आंसर आएगा 10। इस तरीके से जो इनका डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है मेजरमेंट्स का। जो इसमें मेन पॉइंट है वो ये है कि नो ट्रू जीरो पॉइंट। इसका क्या मतलब है कि जिसमें जो जीरो पॉइंट होता है ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो वैल्यू एब्सेंट है। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इस टाइम 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इस बात का ये मतलब नहीं है कि टेम्परेचर है ही नहीं, टेम्परेचर एब्सेंट है, बल्कि इस बात का क्या मतलब है कि बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट पे टेम्परेचर है। राइट, तो इसमें जो है जो जीरो पॉइंट का ये मतलब नहीं होता कि वो चीज़ है ही नहीं, वो चीज़ एब्सेंट है। और इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और आप इसमें एक दूसरे के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपैरिजन भी इसका पॉसिबल है। लेकिन अगर हम लोग रेशियो स्केल डाटा की बात करें तो इसमें भी डिफरेंस इक्वली होता है वैल्यूज का। लेकिन इसका जो जीरो पॉइंट है वो ट्रू होता है। वो क्या क्या मतलब इसका, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मतलब यहाँ पे अगर लिखा हो लाइक आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर लिखा हो 0 इसका मतलब है कि एक भी स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, तो जीरो पॉइंट का मतलब है कि स्टूडेंट्स हैं ही नहीं, वो चीज़ एब्सेंट है। वेट पूछा जाए केजी में, तो अगर कोई वेट नहीं है तो इसका मतलब है कि वो 0 वेट होगा। ठीक है, ये नहीं कि जीरो का जो है वो कोई मतलब होगा। जैसे किसी टेम्परेचर में अगर 0 डिग्री है तो उसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर है ही नहीं, बल्कि जो है वो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पे है। इसमें भी वैल्यूज को हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका इनके अंदर जो वैल्यूज होती हैं उसका कंपैरिजन पॉसिबल होता है, और इसके अलावा इसकी रेशियोज भी पॉसिबल होती हैं। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ डेटा। डेटा आता कहाँ से। डेटा कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी। डेटा जो है वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी डेटा को डिस्कस करते हैं। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो आप खुद कलेक्ट करते हो। ठीक है, वो प्राइमरी डेटा होता है। डेटा दैट यू कलेक्ट यूर सेल्फ डायरेक्टली फॉर द फर्स्ट टाइम। जो फर्स्ट टाइम वो डेटा कलेक्ट हो रहा है, इससे पहले वो डेटा किसी ने भी कलेक्ट नहीं किया, आप फर्स्ट टाइम उसको खुद कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, अब इसको कलेक्ट करते कैसे, क्वेश्चनर्स के थ्रू। क्वेश्चनर्स क्या होता है कि रिटर्न फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं, जो लोग उन क्वेश्चंस को फिल करते हैं। फिल करने के बाद वो डाटा आपके पास आ जाता है। इसी तरीके से सर्वेज हैं, ठीक है, आप लोगों से कहते हो। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि सर्विस में भी आप लोगों से क्वेश्चंस वगैरह कर रहे होते हो। ठीक है, डिफरेंट जगह पे जाते हो और वहाँ पे डिफरेंट लोग होते हैं, उनसे जो है वो आप डेटा इकट्ठा कर रहे होते हो। इंटरव्यूज में क्या होता है, वन टू वन डिस्कशन हो रही होती है। ठीक है, एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठ के आप बातचीत कर रहे होते हो। एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है कि आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू डेटा को गैदर करते हो। ठीक है, जिस तरीके से मतलब किसी भी चीज़ को टेस्ट कर लिया, उसके थ्रू जो है वो
डाटा आ गया। इसी तरीके से ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आप डाटा को गैदर कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि आप जो है वो कोई भी फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट हुआ है, ठीक है, आपने उसकी ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही डाटा इकट्ठा कर लिए, ठीक है, कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी जो है वो सिनेरियो है, आप उसको देखोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे और उससे जो है वो डाटा ले लोगे। इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो आप जो है वो बाहर गए हो, ठीक है, और उसके बाद आपने 100 स्टूडेंट्स से जो है वो पूछा है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, तो हर किसी ने जो है वो अपना अपना ओपिनियन दिया कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। तो आपने जो है उसको नोट डाउन कर लिया और आपके पास एक डाटा आ गया, ठीक है, और फिर उसको आप फिर एनालाइज करोगे, आप देखोगे कि अच्छा मतलब मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो किस सब्जेक्ट को जो है वो लाइक कर रहे हैं। तो ये प्राइमरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा होता है वो डाटा जो पहले से कलेक्ट किया होता है, ठीक है, बस आप उसे उसे क्या करते हो, उसे यूज कर रहे होते हो फॉर स्टडी। डेफिनेशन पढ़ते हैं, डाटा डेट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स, किसी और ने पहले से वो चीज़ कलेक्ट कर ली है, ठीक हो गया, वो डाटा कलेक्ट कर लिया, एंड यू यूज इट फॉर योर स्टडी, ठीक है, अब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। टेकन फ्रॉम प्रीवियसली रिकॉर्डेड प्राइमरी डाटा, ठीक है, मतलब पहले से किसी ने वो प्राइमरी डाटा रिकॉर्ड किया हुआ है पहले से, और आप उसको क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। एग्जाम्पल ऑफ सोर्सेज कहाँ कहाँ से वो डाटा आता है, वेबसाइट्स, ठीक है, वेबसाइट्स तो पहले से किसी ने जो है वो डाटा कलेक्ट करके अपलोड किया हुआ है। लाइक एनालाइजिंग ट्वीट पोस्ट अबाउट अ टॉपिक, कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर जो है लोगों ने ट्वीट्स किए हैं थ्रू ट्विटर, तो अब आप उसको एनालाइज कर रहे हो। सर्वेस के थ्रू, मतलब पहले से ऑलरेडी किसी ने सर्वे किया है, वहां से डाटा आ गया और अब आप उसको यूज कर रहे हो। इसी तरीके से सेंसर्स है। अब सेंसर जो है वो मतलब इसमें भी स्टोर डाटा को आप यूज़ करें। स्टोर डाटा, अब फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक है, ठीक है, उसकी रीडिंग्स ले रहे हो, सिस्मिक रीडिंग्स ले रहे हो कि कितनी वाइब्रेशन हुई अर्थक्वेक अर्थक्वेक के टाइम। अब आप उसकी रीडिंग्स नहीं ले रहे जब अर्थक्वेक हो रहा है या अर्थक्वेक आया हुआ है, तो उस टाइम अगर आप रीडिंग लेते हो तो वो प्राइमरी डाटा है। लेकिन अगर पहले से किसी ने वो रीडिंग्स ले लिए हैं और अब आप उन रीडिंग्स को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, फॉर अपने पर्पस के लिए, तो वो क्या होगा, वो सेकेंडरी डाटा होगा। एग्जाम्पल है रीडिंग अ गवर्नमेंट रिपोर्ट अबाउट लिटरेसी रेट इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग द डाटा योरसेल्फ, ठीक है, अब गवर्नमेंट रिपोर्ट है लिटरेसी रेट के बारे में, ठीक है, कि कितनी जो है वो कितने लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं, ठीक है, उसके बारे में जो गवर्नमेंट रिपोर्ट है, आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक है, आपने खुद जो है वो लिटरेसी रेट कलेक्ट नहीं किया, ठीक है, सर्वेज या क्वेश्चन एयर्स के थ्रू आपने जो है जो पहले से डाटा गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको यूज कर रहे हो, ठीक है। आगे है डेटा सेट एंड डेटाबेस। डेटा सेट क्या होता है, डेटा सेट होता है अ, मतलब जो डाटा होता है उसको कलेक्ट किया गया है और उसके बाद कलेक्शन के बाद उसको ऑर्गेनाइज किया गया, उसको स्ट्रक्चर्ड किया गया, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आया गया है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डेटा सेट, ठीक है। अ डेटा सेट इज अ स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज किया गया और वो डेटा सेट बन गया। अब जो डेटा सेट होता है ना वो यूजली कोई भी एक टॉपिक के बारे में होता है या एक प्रोजेक्ट के बारे में होता है, मतलब उसका स्पेसिफिक पर्पस होता है। ये नहीं कि जो डाटा है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लिया गया। फॉर एग्जाम्पल उसमें पेशेंट का डाटा भी है, ठीक है, उसमें स्टूडेंट का डाटा भी है, उसमें जो है वो एम्प्लॉयज़ का डाटा भी है, और उसके बाद उस डाटा को कलेक्ट किया गया है और एक डाटा सेट बनाया गया। ऐसा नहीं होता, बल्कि डाटा सेट में जो डाटा होता है वो एक ही टॉपिक से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का डाटा, और पेशेंट के डाटा में भी डायबिटीज़ का डाटा है, और डायबिटीज़ के डाटा को मतलब शुगर के डाटा को जो है वो कलेक्ट किया गया है, तो वो डाटा सेट होगा। कंटेन रिलेटेड डाटा, ठीक है, इन अ सिस्टमैटिक फॉर्मेट फॉर एनालिसिस, इसमें जो है वो रिलेटेड डाटा होता है, एक दूसरे के साथ वो डाटा रिलेट कर रहा होता है और उसके बाद उसको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉर्मेट में लेके आया गया होता है, ठीक है, ताकि जो है उसके ऊपर जो एनालिसिस है, उसके ऊपर जो कंप्यूटेशंस हैं वो परफॉर्म हो सके। फॉर एग्जांपल डाटा सेट ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड इन हॉस्पिटल, डाटा सेट ऑफ एग्जाम स्कोर्स, ठीक है, अब डाटा सेट जो है वो पेशेंट का हो सकता है हॉस्पिटल में, डाटा सेट जो है वो एग्जाम स्कोर्स का हो सकता है, इसी तरीके से और भी इससे रिलेटेड डाटा सेट हो सकते हैं। डेटाबेस क्या होता है, उस डाटा जो हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया था उस डाटा को ऑब्वियसली कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है, ठीक है, उसे कहते हैं डेटाबेस। जब डाटा को स्टोर किया जाता है तो वो डेटाबेस बन जाता है। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन अ मल्टीपल डाटा सेट और टेबल। डेटाबेस क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, ठीक है, मतलब जो डाटा को कलेक्ट किया गया होता है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है मल्टीपल डाटा सेट्स में या फिर टेबल्स में। मतलब जब भी स्टोर का वर्ड आएगा ना, जब डाटा को स्टोर किया गया मतलब वो डाटा बेस है।
जो डेटा बेस के अंदर जो डेटा होता है उसको हम लोग एक्सेस भी कर सकते हैं, उसको हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं, उसको हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं यूजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम। इसका क्या मतलब है, जो डेटा बेस के अंदर डेटा होता है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, मतलब हम उसको फेच कर सकते हैं, मतलब उसको हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि जो डाटा है उसके अंदर हम लोग कुछ भी एडिशन कर लें तो हम लोग उसको अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको जो है वो और प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना है या उससे रिलेटेड जो भी काम करना है तो मतलब हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं उस डाटा को जो डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। पर्पस क्या होता है डेटाबेस का, पर्पस ये होता है कि वो हमें एफिशिएंट स्टोरेज अलाउ करता है, ठीक है, कि हम लोग एफिशिएंटली डाटा को स्टोर कर सकते हैं। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इन अ गुड वे और फास्टली हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, हम डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, रिट्रीव मतलब एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस मतलब हम उसको ले सकते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हैं। एंड मैनेजमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, और जो हमारे पास एक लार्ज अमाउंट में डाटा आता है उसको हम लोग थ्रू डेटाबेस बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्या होता है, ये इस तरह से होता है कि जो डेटाबेस होता है और जो यूजर होता है उसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये इस तरीके से एक्ट कर रहा होता है, एक ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये इन दोनों के साथ इसकी कम्युनिकेशन हो होती है। ये बीच में एक तरह से इंटरफेस की तरह या ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा होता है। ये इसका जो कनेक्शन होता है वो इसके साथ भी होता है और इसके साथ भी होता है, ठीक है। अब मतलब यूजर और डेटाबेस जो आप इसमें कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं, वो थ्रू डीबीएमएस कर रहे होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कर रहे होते हैं। Database management system is a software that work as a bridge between the database and the user, ठीक है। यूजर और डेटाबेस के दरमियान एक तरह से ब्रिज की तरह काम कर रहा होता है और बेसिकली ये खुद एक सॉफ्टवेयर होता है। अब इसका काम क्या होता है, ठीक है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या करता है, डाटा को क्रिएट करता है, मॉडिफाई करता है और रिट्रीव करता है। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, क्रिएट करने का मतलब होता है कि जो डेटाबेस है उसके अंदर हम लोगों ने कोई डेटा ऐड करना है, ठीक है, तो वो क्रिएट हो जाएगा। उसके अंदर हम लोगों ने मतलब पहले से वो डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, पहले से उसके अंदर ऐड हुआ हुआ, लेकिन अब हम चाहते हैं कि उसको हम लोग अपडेट करें, ठीक है, उसमें हम लोग कुछ ना कुछ चेंजेस करें तो हम लोग उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हम नहीं, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको मॉडिफाई भी करता है एंड उसको रिट्रीव भी करता है। रिट्रीव का मतलब उसको फेच करता है, ठीक है, लेके आता है। आगे है मैनेज डेटाबेस स्ट्रक्चर। अब ये क्या करता है, जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है उसको मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। जो डाटा होता है उसको टेबल्स में, उसको फील्ड्स में और मतलब उसको जो है उस तरह से शो कर रहा होता है, उसके रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा होता है, टेबल और फील्ड का आप इसमें क्या रिलेशनशिप है। ओके, आगे है सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। ये क्या करता है कि ये जो डेटाबेस की सिक्योरिटी होती है, ठीक है, जो उसका एक्सेस होता है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। मतलब सिर्फ उन्हीं यूजर्स को परमिशन देता है, जो ऑथोराइज यूजर्स होते हैं उनको परमिशन देता है कि वो व्यू कर सकें डाटा को, ठीक है, देख सकें और उसके अंदर कुछ भी चेंजेस हैं वो कर सकें। ये हर किसी को अलाउ नहीं कर रहा होता कि जो यूजर है उस डेटाबेस को यूज करे, ऐसा नहीं करता ये। आगे है इसके टाइप्स। डीबीएमएस की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एक होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये होता है कि जो डाटा होता है वो इन टेबल्स की फॉर्म में स्टोर हुआ होता है, ठीक है। जैसे किसी एक टेबल बना हुआ है, ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि एक प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की का पर्पस क्या होता है कि इसमें की जितनी भी वैल्यूज हैं वो यूनिक हो, ठीक है, मतलब एक जैसी वैल्यू स्टोर ना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रोल नंबर है 001, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट का रोल नंबर सेम हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हर स्टूडेंट का जो रोल नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। ये यहाँ पे हमेशा एक ऐसा कॉलम ऐड किया जाता है जो यूनिक, जिसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो यूनिक होती हैं, ताकि सेम रिकॉर्ड जो है वो स्टोर ना हो जाए, ठीक है। नेम सेम हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक क्लास का जो रिकॉर्ड है वो स्टोर कर रहे हैं इन डेटाबेस, तो वहाँ पे सेम नेम के स्टूडेंट जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, सेम जीपीए आ सकता है बहुत से स्टूडेंट का, लेकिन रोल नंबर सेम नहीं आ सकता। तो ये इस वजह से होता है ताकि जो अब यहाँ पे हम लोग 002 एक स्टूडेंट का है और एक स्टूडेंट का हम लोग दोबारा से 002 रखते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड दो टाइम सेव कर रहे हैं, तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा काम नहीं करने देता। इसकी एग्जांपल आ जाती है माई एसक्यूएल, ओरेकल, MS एक्सेस, IBM DB2, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो डेटाबेस बनाते हैं। बेस्ट फॉर डेटा इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है, टेबल्स की फॉर्मेट के लिए रिलेशनल डेटाबेस बहुत बेस्ट होता है।
अब नॉन रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो इसकी कुछ इस तरह से ये डाटा को स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले इसकी थ्योरी देखते हैं। अ नॉन रिलेशनल डेटाबेस डजंट यूज टेबल्स, ठीक है, रोज और कॉलम्स। इसके अंदर जो है वो टेबल नहीं होता, जिस तरीके से पहले वाले ट्रेडिशनल डेटाबेसेस होते थे। वहां पे क्या होता था कि जो डाटा है जस्ट वो रोज और कॉलम में ही सेव होता था, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये डाटा को मोर फ्लेक्सिबल वे में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अब यहाँ भी देखें, अब नेम है, ठीक है, इसके अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट ही एंटर हम लोग कर सकते हैं। हम लोग अगर चाहें कि कोई नंबर एंटर करें तो इसके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हर फील्ड के लिए एक फील्ड है, इसमें जो है वो सेट करते हैं कि इसके अंदर आपने टेक्स्ट एंटर करवाना है या आपने कोई नंबर एंटर करवाना है। इसी तरीके से CGPA के लिए यहाँ पे जो है वो एक नंबर एंटर किया हुआ है, तो यहाँ पे पहले से सेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग नहीं चाहते यहाँ पे नेम एंटर करना, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमें यहाँ पे मस्ट कोई ना कोई नेम एंटर करना है। लेकिन नॉन रिलेशनल में क्या होता है कि इसमें ना फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप अपनी मर्जी से डाटा को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने ID दे दी, ID 1 दे दिया, नेम दे दिया जॉन, सर नेम दे दिया ब्राउन, एज दे दिया 19। हम अपनी मर्जी से यहाँ पे 19 अगर इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते थे। लेकिन वो रिलेशनल डेटाबेस में पॉसिबल नहीं था, वहां पे हमें 19 इस तरीके से ही लिखना था। मतलब वहां पे पहले से डिफाइन करते हैं कि इस वाले बॉक्स के अंदर आपने क्या फिल करना है, आपने कोई टेक्स्ट एंटर करना है, आपने कोई नंबर एंटर करना है। लेकिन यहाँ पे हम अपनी मर्जी से जो है वो डेटा सेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे सर नेम कार्डली एंटर ही नहीं किया, ठीक है, हमने यहाँ पे सिर्फ ID दे दिया, नेम दे दिया, एज दे दिया। तो ऐसा पॉसिबल है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हमें हर बॉक्स को फिल करना पड़ता है। इंस्टेड इट स्टोर डाटा इज मोर फ्लेक्सिबल वे सच एज, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बता रहे हैं कि किस तरीके से ये फ्लेक्सिबल है। सबसे पहले की वैल्यू पेयर, लाइक अ डिक्शनरी, ठीक है। एग्जांपल है नेम, एज, सिटी। यहाँ पे इस तरीके से जो की वैल्यूज की तरह जो है वो वैल्यू स्टोर की जाती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में ये सारी की वैल्यूज है, ठीक है। यहाँ पे कॉलम फैमिली सिमिलर टू टेबल्स बट मोर फ्लेक्सिबल, ये टेबल्स की तरह ही होता है। जैसे जैसे किसी यहाँ पे ID दे दी, नेम दे दिया, सर नेम, एज। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ID, नेम, सर नेम, एज, एक तरह से टेबल की फॉर्म में ही है, लेकिन ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। आप इसके अंदर जो है वो अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हो। और यहाँ पे क्या होता है कि नॉट एवरी रो नीड द सेम कॉलम, ठीक है। हर रो के लिए जो है वो सेम कॉलम नहीं चाहिए कि यहाँ पे जैसे किसी है, यहाँ पे नेम का कॉलम है सेम होगा, ठीक है। हर मतलब हर स्टूडेंट के लिए यहाँ पे नेम ही एंटर होगा। तो यहाँ पे जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। आप चाहते हो कि ये वाली रो एंटर करूँ तो आप सेट कर लो। अगर आप नहीं चाहते कि ये वाली, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एज नहीं देना चाहते तो आप मत दो। उसके अलावा आप ग्राफ्स की फॉर्म में भी डाटा को शो करवा सकते हो या स्टोर करवा सकते हो, ठीक है, इन डेटाबेस। यहाँ पे क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और उसके बाद मतलब यहाँ पे नोड्स होते हैं और यहाँ पे एजेस होते हैं। एजेस मतलब कनेक्शन होते हैं, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल ये नोड्स हो गए और इनके कनेक्शंस एजेस, ये इनके एजेस हो गए। इस तरीके से ग्राफ की फॉर्म में भी यहाँ पे डाटा को स्टोर करवाया जा सकता है फॉर सोशल नेटवर्क। इसके एग्जांपल में मोंगो डीबी आता है और कैसेंड्रा आता है, ठीक है। आप इनको यूज करते हुए डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हो। ओके, अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं इस चीज को समझने के लिए। एग्जाम्पल है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट डेटाबेस। अब किस तरीके से हम लोग जो वेबसाइट है ऑनलाइन शॉपिंग की, उसका डेटाबेस हम लोग जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर किस तरीके से जो प्रोडक्ट का डाटा है वो स्टोर करवा रहे हैं। फिर स्टोर करवाने के बाद जो हमने डाटा स्टोर करवा लिया उसको किस तरीके से अपडेट या मॉडिफाई कर रहे हैं, किस तरीके से रिट्रीव कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि हम लोग जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो ऑर्डर्स हैं, उनको मैनेज कर सकें। अब डेटाबेस टेबल में हम लोग डिफरेंट टेबल बनाएंगे, एक प्रोडक्ट का टेबल बनाएंगे, इसी तरीके से एक कस्टमर्स का टेबल बनाएंगे, ऑर्डर्स का टेबल बनाएंगे। प्रोडक्ट का टेबल हम लोग क्यों बना रहे हैं, जो जितने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उस शॉप के अंदर उसका हम लोग जो डाटा है उसको स्टोर करवाएंगे। अब सबसे पहले हम लोग एक ID देते हैं। ID हम लोग हमेशा देते हैं, क्यों, ताकि जो है वो सेम टाइप के जो प्रोडक्ट हैं वो स्टोर ना हो जाए, ठीक है। अब PD प्रोडक्ट को शो करे 001। अब ये प्रोडक्ट नंबर 1 है, ठीक है। प्रोडक्ट नंबर 1 में हम लोगों ने उसका नेम दे दिया चॉकलेट 50 ग्राम, ठीक है। प्राइस उसकी सेट कर दी। स्टॉक क्वांटिटी के मतलब 700 चॉकलेट्स इस वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं मार्केट के अंदर। और एक्सपायरी डेट भी हमने सेट कर दी। जो इससे रिलेटेड जितना डाटा था, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी डाटा था, वो हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा लिया। और ये कौन सा डेटाबेस है, ये रिलेशनल डेटाबेस है। क्यों, क्योंकि ये टेबल की फॉर्म में स्टोर हुआ हुआ डाटा। नेक्स्ट हम लोगों ने प्रोडक्ट नंबर 2 का सारा डेटा स्टोर करवाया, वो हनी है 500 ग्राम, ठीक है। उसकी हम लोगों ने प्राइस भी स्टोर करवा ली, स्टॉक क्वांटिटी भी स्टोर करवा ली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्रोडक्ट
एक हनी जो है वो सेल हो जाता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 149। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो अपने आप को मॉडिफाई भी करता रहता है। ओके, उसके बाद हम लोग कस्टमर का डाटा देख लेते हैं। कस्टमर के टेबल में हम लोग कस्टमर का डाटा सेट करेंगे, कितने कस्टमर शॉप में आए हैं एक दिन में। ठीक है, अब पहले जो है वो कस्टमर नेम जो है, कस्टमर की आईडी हमने सेट कर दी 001। ठीक है, इसी इसी तरीके से हमने कस्टमर का नेम सेट कर दिया, किसका नेम क्या है, उसका ईमेल सेट कर दिया, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, एड्रेस। ये सब हम लोगों ने स्टोर करवा लिया डेटाबेस में। फिर दूसरा कस्टमर आया, ठीक है, उसका सारा डाटा हम लोगों ने स्टोर करवा लिया। फिर ऑर्डर टेबल, कितने ऑर्डर आए हैं, फिर वो हमने उनको स्टोर करवा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर आईडी दे दी, कस्टमर आईडी दे दी हम लोगों ने। अच्छा, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ऑर्डर आईडी को कस्टमर आईडी, मतलब कस्टमर आईडी भी हमने यहाँ पे लिखी है। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ लिंक कर है कि कितने कस्टमर्स आए हैं और उन्होंने क्या क्या ऑर्डर किया। अब यहाँ पे है जो कस्टमर 005 था, वो यहाँ पे आया और उसने क्या ऑर्डर किया। ठीक है, उसने जो है वो ओके, उसकी नहीं, उसने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि उसने ऑर्डर क्या किया। ओके, उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी उसने 002 एंटर किया, उसका नाम नहीं लिखा हुआ बल्कि प्रोडक्ट आईडी लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि उसने जो है वो प्रोडक्ट आईडी 002 जो है वो उसने बाय की है। ठीक है, अब प्रोडक्ट आईडी जो PD 002 है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है हनी। इसका मतलब है कि उसने हनी लिया है। तो ऑर्डर टेबल में हम लोगों ने कस्टमर के टेबल को और हम लोगों ने जो प्रोडक्ट का टेबल है उन दोनों को हमने यहाँ पे उसके डाटा को भी स्टोर करवा लिए थ्रू आईडी। आईडी के थ्रू हम लोग जो है वो एक्सेस दे सकते हैं। अब यहाँ पे समझ आ गई कि जो ऑर्डर आईडी, मतलब यहाँ पे ऑर्डर किया है, किस कस्टमर ने किया है, इस वाले कस्टमर ने किया है, उसकी सारी डिटेल इसके साथ लिंक हो गई है जस्ट आईडी के थ्रू। अब प्रोडक्ट आईडी ये है। अब यहाँ पे सिर्फ इन्होंने प्रोडक्ट आईडी लिखवाई है, इंस्टेड ऑफ के वो प्रोडक्ट आईडी मतलब प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी लिखवा रहे हैं। ठीक है, कितनी इसकी टोटल क्वांटिटी है वो भी लिखवाएं। ठीक है, इसके अलावा जो है जो नेम है वो भी लिखवाएं। इन्हें इस सब की जरूरत नहीं है, उन्होंने जस्ट आईडी लिखी है तो सारा मतलब उसका पूरा टेबल जो है वो उसके साथ लिंक हो गया। अब क्वांटिटी कितनी, मतलब उसने जो है मतलब इसने हनी जो है वो बाय किए, तो कितने हनी इसने बाय किए हैं तो उसकी क्वांटिटी लिखी है। कब किया, डेट लिखी हुई है, स्टेटस। ठीक है, पेंडिंग है अभी, मतलब उसकी अभी जो है वो उसकी मतलब शिपिंग स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि ये ऑनलाइन है ना तो उसको मतलब पार्सल रिसीव होगा। फिर पेमेंट कैसे वो करेगा। ओके, उसके बाद है ऑर्डर आईडी। इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर आया हुआ है इनको। अब किस कस्टमर ने किया है, इस वाले कस्टमर ने किया है। ठीक है, अली अहमद ने किया है। प्रोडक्ट आईडी क्या है, इसने भी सेम हनी ही किया है, लेकिन इसने जो है 5 हनी किया, इसकी क्वांटिटी आ गया, डेट आ गया। ठीक है, इसका जो पार्सल है वो इस वक्त हाँ उसको रिसीव हो चुका है, शिफ्ट हो गया है, और पेमेंट भी क्या हो गया है, पेड हो गया है। राइट। तो इस तरीके से जो है ये डेटाबेस क्रिएट होता है, इस तरीके से टेबल बनते हैं और फिर उनको जो है वो लिंक किया जाता है। हाउ द प्रोसेस वर्क, सबसे पहले कस्टमर क्या करेगा, वेबसाइट विजिट करेगा। विजिट करने के बाद जो भी उसको प्रोडक्ट चाहिए, जो भी उसके डिजायर्ड प्रोडक्ट है उनको सेलेक्ट करेगा और कार्ट में ऐड करता जाएगा। ओके, फिर उसके बाद क्वांटिटी चूज करेगा कि कितनी क्वांटिटी चाहिए उसे प्रोडक्ट की, और पेमेंट मेथड सेट करेगा। पेमेंट मेथड सेट करने के बाद वो ऑर्डर को प्लेस कर देगा। ठीक है, और जितना डाटा होगा जो उसने ऑर्डर प्लेस किया होगा वो ऑर्डर टेबल में आ जाएगा, इस वाले टेबल के अंदर आ जाएगा। फिर डेटाबेस हेल्प करेगा ट्रैक स्टॉक, कि कितना जो है, कितने प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस वक्त हैं, अवेलेबल हैं। ठीक है, कौन कौन से कस्टमर्स हैं, इन सब चीज़ों को ट्रैक करेगा, किस किस कस्टमर ने जो है वो ऑर्डर किया हुआ है, कौन कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया हुआ है। ठीक है, ताकि जो है वो ऑर्डर इजीली हो जाए। इस वजह से जो है वो डेटाबेस क्रिएट किया गया। अदर डेटाबेसेस, अभी तो हम लोगों ने शॉपिंग की एग्जांपल देखी, बाकी डेटाबेसेस भी होते हैं जिस तरीके से स्कूल लाइब्रेरी सिस्टम्स हैं जो कि बुक्स की डिटेल को स्टोर करी होती है, बॉर्डर की डिटेल को स्टोर करी होती है कि किस किसने जो है वो बुक बाय की है। ठीक है, या ली है। इसी तरीके से ड्यू डेट, कब जो है वो उन्हें वापस करवानी है वो बुक। होटल मैनेजमेंट सिस्टम भी होते हैं, उसमें जो रूम की बुकिंग होती है उसकी डिटेल्स को स्टोर किया जाता है, गेस्ट की डिटेल को स्टोर किया जाता है। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में अटेंडेंस वगैरह को स्टोर किया जाता है, ग्रेड्स, ठीक है, हर स्टूडेंट के कितने ग्रेड्स हैं उनको स्टोर करवाया जाता है, उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, नेम, CNIC वगैरह, उनको स्टोर करवाया जाता है डेटाबेस के अंदर। ओके, ये सब डेटाबेस से रिलेटेड था। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।